हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब चकाचक होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आ गए हैं इस एपी लर्निंग इंस्टीट्यूट पे फिर से एक नई वीडियो लेकर, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है इस चीज़ का कि सर इतना डीप सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। चाहे आज की वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के लिए है, बट ये सीयूईटी पीजी या एनी एग्ज़ाम्स, कोई सी भी अगर एग्ज़ाम दे रहा है कोई एस्पिरेंट, तो वो इस चीज़ से ये समझ सकता है कि हम कितने वास्ट सिलेबस को, कितने टफ सिलेबस को कितने आसान तरीके से डिकोड कर सकते हैं। और यही हम आज के वीडियो में करेंगे। उस पूरे यूजीसी नेट के 10 यूनिट्स के सिलेबस को हमको कैसे डिकोड करना है ताकि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर पता चले। तो आइए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक यूजीसी नेट का पेपर 2, जिसका पेपर कोड होता है 82 फोरेंसिक साइंस का। तो वहाँ पर आज हमको ये इस यूनिट में समझना है कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चलें, कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रहेंगे जिससे हम अपना कोर फोरेंसिक्स जो होता है उसको बिल्ड कर सकें और हमारे जितने भी वहाँ पर जो डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जो व्यूवर्स नए हैं। मेरा नाम है अर्पित पाटीदार, एपी लर्निंग इंस्टीट्यूट का मैं फाउंडर हूँ, यहीं पर मैं एजुकेटर हूँ। आपका देख सकते हैं हमारा जो मोटो है, हमारी जो टैगलाइन है वो यही कहती है, एम्पावरिंग फ्यूचर अचीवर्स। जो फ्यूचर अचीवर्स हैं उनको हम एम्पावर करेंगे कि आप अपने उस अचीवमेंट को जल्दी से जल्दी पालें। अगर मेरी क्वालिफिकेशंस की बात करें, मेरा एमएससी फॉरेंसिक साइंस से किया हुआ है, साथ में यूजीसी नेट मेरा 2025 वाला क्वालिफाइड है, साथ में फैक्ट प्लस 2026 में जो अभी मई मंथ में हुआ था उसमें मेरा फॉरेंसिक केमिकल साइंसेस से क्वालिफाइड है। आइए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर सिलेबस को समझने की ज़रूरत क्यों है, क्या आखिर हमको ज़रूरत पड़ती है कि हमको सिलेबस समझना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि हमको क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स पर, किन कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, ये सारी चीज़ें हमको सिलेबस ही बताता है। हमको यहाँ पर कुछ भी मेमोराइज़ करना, रटने वाली चीज़ें नहीं होती। हमारा फोकस किस पे होता है कि हमको क्या क्या पढ़ते हुए चलना है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट को क्लियरिफाई करते हुए चलना है। ठीक है। उसके बाद जो यूजीसी नेट एनटीए जो लेता है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है एनटीए, वो हमसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है, किन टॉपिक्स पर हमारी कमांड चाहती है, उन टॉपिक्स को और उनकी डेप्थ को हम यहाँ पर समझ सकें। इसलिए हमको सिलेबस को समझना ज़रूरी होता है। इसके साथ में हमको उस टॉपिक के हिसाब से प्रॉपर, हमको यहाँ पर आपको जैसे पता है कि अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमको पेपर 1 भी साथ में पढ़ना है, पेपर 2 भी साथ में पढ़ना है। तो दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली टाइम टेबल बनाते हुए, स्टडी टाइम को वैसा डिवाइड करते हुए 2:1 के रेशियो में कि 2 पार्ट्स जो रहेंगे वो हमको पेपर 2 का पढ़ना है, फर्स्ट 1 पार्ट जो रहेगा उसमें हमको पेपर 1 का पढ़ना है। तो हमको इस तरह से प्रॉपरली टाइम ड्यूरेशन को बांटते हुए चलना है। साथ में अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कॉन्फिडेंटली, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में उनको हमको पढ़ते हुए चलना है, ताकि अभी हम उनको इतना अच्छे से सॉल्व करके जाएं ताकि हमको वहाँ पर कभी भी जो एग्ज़ाम में हम उनको उन चीज़ों को सॉल्व करें तो हमको दिक्कत ना आए। क्लियर। तो ये थी हमारी यहाँ पे सारी चीज़ें कि हमको सिलेबस को समझना क्यों ज़रूरी होता है। आइए सबसे पहले एक बार हम 10 यूनिट का एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि आखिर इन 10 यूनिट्स में है क्या। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट में आपको बेसिक्स हैं, फॉरेंसिक साइंस का जितना भी बेसिक्स है कि फॉरेंसिक साइंस क्या होता है, कौन कौन सी उसकी ब्रांचेस होती है, जनरल फॉरेंसिक साइंस के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे स्टेट एफएसएल, सेंट्रल एफएसएल जितनी भी है इनके बारे में, और उसकी हिस्ट्री जो है फॉरेंसिक साइंस की, ये सारी चीज़ें हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं। आगे आने वाले वीडियो के आगे आने वाले सेगमेंट्स में मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली क्लियरली बताता रहूँगा। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हमारी चीज़ क्या आती है कि हमको वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको अंडरलाइन करके समझ के चलना। इस यूनिट को हमको यहाँ पर समझना ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी टेक्निक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत डीप में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो सेकंड यूनिट लेबोरेटरी टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थर्ड जो हमारी रहेगी वो रहेगी हमारी बायोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर। तो बायोलॉजिकल एविडेंस जो हमारे होते हैं, जितने भी टाइप्स के होते हैं, मेजरली हम यहाँ पर फॉरेंसिक बायोलॉजी पढ़ते हैं। फोर्थ में टॉक्सिकोलॉजी आता है, जिसमें हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमको वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजन और इनके बारे में स्टडी करनी होती है। फिफ्थ यूनिट हमारी बैलिस्टिक्स पे आती है, जिसमें आप फायर आर्म्स की स्टडी करते हैं, एम्यूनिशंस की स्टडी करते हैं, साथ में इंटरनल, एक्सटर्नल एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स के बारे में यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। सिक्स्थ यूनिट में आगे बढ़े तो हमको फायर एंड एक्सप्लोजिव्स के बारे में पढ़ना होता है। सेवेंथ में हमारा जो टॉपिक कवर होगा वो होगा हमारा ट्रेस एविडेंस और डिजिटल एविडेंस के ऊपर। एट्थ यूनिट हमारी आइडेंटिफिकेशन पे रहेगी। आइडेंटिफिकेशन में हमको फिंगरप्रिंट
डॉक्यूमेंट का मेजर फोकस करना है, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट्स, बाइट मार्क्स, इन पे हमको यहाँ पर फोकस में रखना है। 9th में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, पेपर का एनालिसिस कैसे होता है, इंक का एनालिसिस कैसे होता है, करेंसी नोट्स, अगर कोई से फेक करेंसी नोट्स है जिनको काउंटरफिट करेंसी नोट्स बोलते हैं, तो उनका एनालिसिस आप कैसे कर सकते हो। और जो लास्ट यूनिट आपकी रहेगी, वो लास्ट यूनिट आपकी कौन सी रहेगी, फॉरेंसिक मेडिसिन की, जिसमें आप डेथ के बारे में पढ़ते हो, ये इंजरीज़ के बारे में आप वहाँ पर स्टडी करते हैं, या अदर केसेस जो आते हैं, हैंगिंग केस, ड्रोनिंग केस, तो यहाँ पर आप इनकी स्टडी प्रॉपरली करते हैं, तो वो रहती है आपकी यूनिट 10। इसको फॉरेंसिक मेडिसिन यूनिट भी बोलते हैं और मिसलेनियस यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें इसमें मिक्स होती हैं। यहाँ पर आपको एंथ्रोपोलॉजी भी मिल जाएगा, डेंटाइशन भी मिल जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें जब आपको देखने को मिलती है तब आपने इसका नाम क्या दे दिया, मिसलेनियस यूनिट। क्लियर। तो ये था हमारा एक 10 यूनिट का ओवरव्यू। हम जल्दी जल्दी इस चीज़ को निपटाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि आपको भी देखने में बोरिंग ना लगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट आएगी वो कौन सी आती है, हमारी फाउंडेशन ऑफ फोरेंसिक साइंस, जो कि हमारी बेसिक्स यूनिट है। इसमें हमने देखा है, सबसे पहले हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा बेसिक्स है क्राइम सीन का, उसके बारे में देखते हैं कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो किस टाइप की होती है। इसी के साथ में हमको क्या यहाँ पर देखना होता है कि सिस्टमेटिक कलेक्शन कैसे होता है, साथ में उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, साथ में हम क्या है कि फिजिकल एविडेंस जो हमको वहाँ पे कलेक्ट और डॉक्यूमेंट किए हैं, वो हमको जो क्राइम सीन पर मिले हैं उनका एनालिसिस के लिए आगे हमको कैसे भेजना है, कैसे कलेक्शन, प्रिजर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन करके प्रॉपरली आगे भेजा जाता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। साथ में हम यहाँ पर क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ एविडेंस भी देखते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, ट्रेस, फिजिकल, जितने भी टाइप के एविडेंसेस होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ में हम चेन ऑफ कस्टडी को देखते हैं, जिसमें उसमें हम एविडेंस की इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कलेक्शन से लेकर कोर्ट रूम तक भिजवाने तक उसकी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमको क्या करना पड़ता है, चेन ऑफ कस्टडी में देखना पड़ता है। इसके आगे हम बात करें तो कोर्ट का और एक्सपर्ट विटनेस जो होते हैं, इनका क्या रोल होता है फोरेंसिक्स में, या क्या इनको मतलब किसी लीगल प्रोसीडिंग में क्या क्या हेल्पफुल रहेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे देखते हैं, जैसे एथिक्स या क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होती है एक फोरेंसिक लैब्स की, और फोरेंसिक एक्सपर्ट के जो एथिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। साथ ही में इसमें हम कुछ लीगल प्रोसीजर्स भी देखते हैं, BNS, BNSS, BSA जो अभी हो गया है, पहले ये था IPC, CRPC और IEA, तो वो अभी चेंज हो गए हैं तीनों, तो हमको लेटेस्ट के हिसाब से भी पढ़ना है। आपके सिलेबस में जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें आपको पुराने सिर्फ लिखे हुए हैं, IPC, CRPC और IEA ही लिखा हुआ है, बट उसको ना पढ़ते हुए उस पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए हमें फोकस किस पे करना है कि हम लेटेस्ट के हिसाब से भी चलें। उसको तो पढ़ेंगे बट लेटेस्ट के हिसाब से भी चलेंगे कि जो सेक्शन BNS में, जो सेक्शन IPC में जिस नंबर पे था, तो BNS में अभी उसका नंबर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी होता है। क्लियर। इसके आगे हम बात करें तो हमारी जो सेकंड यूनिट आती है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे लिए, और इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो लैब इंस्ट्रूमेंट्स और एनालिटिकल टेक्निक्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज़ आती है माइक्रोस्कोपी। अगर आपने माइक्रोस्कोपी नहीं पढ़ी हुई है तो बिल्कुल इसको पढ़िए, इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है, इमिशन भी पढ़ना है, इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ना है। लगभग आपको हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी को डीप में पढ़ना है, जो आपको सिलेबस में वहाँ शो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे सवाल नहीं बन सकते हैं। सिलेबस अभी तक 2018 के बाद प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाया है, बट क्वेश्चंस अपडेटेड फॉर्म में आते हैं हमारे पास, तो हमको ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में TLC, पेपर क्रोमेटोग्राफी, HPLC, GC, इनको डीप में पढ़ना है। साथ में हाइफिनेटेड टेक्निक्स भी पढ़ना है। हाइफिनेटेड टेक्निक्स का मतलब जैसे HPLC है, तो जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी उसके साथ में मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जब कॉम्बिनेशन बनता है तब हम इसको बोलते हैं हाइफिनेटेड टेक्निक्स। तो LCMS या GCMS जो होता है, इनको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी होता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री तो मैंने बताया आपको। इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स जितनी भी होती है, जिसमें इम्यूनो डिफ्यूजन आता है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इनको हमको डीप में समझना यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो ये रहती है हमारी यहाँ पर सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट बेसिकली हमने जैसे कि बताया था कि प्रॉपरली थर्ड यूनिट किस पे फोकस है, बायोलॉजिकल एविडेंस पे फोकस है। तो बायोलॉजिकल एविडेंस पे बोल सकते हैं या फिर प्योर फॉरेंसिक बायोलॉजी पर फोकस होती है, जिसमें आपको ब्लड एंड सीमेन एनालिसिस करना होता है, इसको पढ़ना होता है। साथ में DNA एनालिसिस और पैटर्निटी टेस्टिंग आपको यहाँ देखनी होती है। तो इसमें आपको मेजरली कुछ ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जहाँ से ज़्यादातर हर बार क्वेश्चन बनते हैं, जैसे PCR हो गया, RFLP, STR, माइटोकॉन्ड्रियल DNA, इनके ऊपर आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो हमको इनको भी साथ में लेके चलना है।
और इस यूनिट के एंड में एक और टॉपिक आता है और उस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स। तो वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स में हमको मेजरली साइंटिफिक एग्जामिनेशन पढ़ना होता है कि एनिमल रिमेन्स, उनके एनिमल्स के हेयर, बायोलॉजिकल मटेरियल्स या आसपास पाई जाने वाली बॉटनिकल एविडेंस जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करना। और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लेना आप साथ में, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक्स में एक और पॉइंट होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाला। तो वो हमको एक्ट भी प्रॉपरली डीप में यहाँ पर समझना ज़रूरी होता है। क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कहें कि नेक्स्ट यूनिट पर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट हमारी कौन सी आती है, फोर्थ यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जैसे सेकंड यूनिट इंपॉर्टेंट थी वैसे ही आपकी फोर्थ यूनिट भी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, तो बेसिकली आपको ध्यान देना है यहाँ पर अल्कोहल डिटेक्शन, पॉइजन और ड्रग्स के ऊपर। ये मत समझना कि इनमें 3 वर्ड्स में क्या ही ज़्यादा हम पढ़ेंगे, बहुत डीप टॉपिक है, बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है। एडवांस मेथड्स का हम यहाँ पर कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर प्रॉपरली कवर अप करते हुए चलना पड़ता है। साथ में हमको प्लांट पॉइजन भी पढ़ना है और अब क्वेश्चंस एनिमल पॉइजन पे भी आने लग गए हैं, तो इस चीज़ को आप एक्सक्लूड मत करना कि एनिमल पॉइजन इसमें सिलेबस में नहीं लिखा है तो सवाल नहीं आएंगे। नेट है, नेट में सब कुछ पूछा जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप ये मत समझिए कि जो सिलेबस में है वहीं से सवाल बनेंगे, उसके डीप में कहीं से भी सवाल निकल जाएंगे, तब आप वहाँ पर ना फंसें। इसके लिए आपको यहीं पर पहले ही प्रिपेयर किया जाता है। और जो हमारी प्रिपरेशन जो टाइम होता है पूरा, वो टाइम हमारे लिए एक भट्टी के समान होता है। तो उस भट्टी में आपको लोहे की तरह झोंक दिया जाएगा, वहाँ पर आपको गर्म भी होना है, लाल भी होना है और अपने आकार को भी बदलना है। ये आपके यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए कि भूल जाओ सारे अभी जितने भी आपके लाइफ के जो आप सोच के बैठे थे ना कि हमारे ये जो ऐशो आराम हैं इसको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए भूल जाओ। एक बार नेट निकल गई ना, उसके बाद प्रॉपरली आप अच्छी पोस्ट पे असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF क्लियर करके जब बैठे हुए होंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ अब हम आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर 5th यूनिट, जो कि हमारी फायर आर्म्स और बैलिस्टिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे फायर आर्म्स को भी पढ़ना है, साथ में उन्हीं फायर आर्म्स में यूज़ किए जाने वाले एम्यूनिशन के बारे में पढ़ना है। एम्यूनिशन में आपके जितने भी कार्ट्रिज केसेस, कार्ट्रिज कंपोनेंट्स जो आते हैं वो सारे आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। साथ में GSR, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाला टॉपिक होता है इस यूनिट से, वो होता है GSR। तो गन शॉट रेसिड्यू के एनालिसिस टेस्ट और इनको डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं, इनको कंफर्म करने के लिए, इनकी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं उनको पढ़ना हमारे लिए यहाँ ज़रूरी होता है। इसके बाद में बैलिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक्स में हमको इंटरनल, एक्सटर्नल, टर्मिनल तीनों अच्छे से पढ़ना होता है। तीनों में मैं ज़्यादातर मैं आपको प्रीफर करूँगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल को ज़्यादा अच्छे से पढ़िए। टर्मिनल से थोड़े क्वेश्चन कम बन सकते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल से बनते हैं। इसके बाद में हमारा इस यूनिट में लास्ट टॉपिक जो टूल मार्क एग्जामिनेशन आएगा, यहाँ से हमको कुछ क्वेश्चंस कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, बट कुछ टूल्स के नाम याद रखिएगा, क्योंकि टूल्स के नाम पे ही मैच द कॉलम वाले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऐसे कुछ ना कुछ सवाल बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगी 6th यूनिट, वो है हमारी फायर एंड एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। फायर और एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेशन जो है तो वो किस चीज़ पे हमारे वर्क करती है या क्या इसका काम होता है। तो पहली चीज़ हमको फायर और आर्सन में डिफरेंस पता होना चाहिए। साथ में जो फायर लगी है या ये जो ब्लास्ट हुआ है इसका ओरिजिन कहाँ से है या इसका कारण क्या है, कॉज क्या है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। बर्न पैटर्न्स, एक्सेलरेंट जो वहाँ पर यूज़ किया गया है या जिसकी वजह से वो फायर ने अपने आप को एक्सेलरेट किया है, तो उसको कैसे एनालाइज करेंगे आप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता लगाते आनी चाहिए। इसी के बाद में इस यूनिट में एक और टॉपिक ऐड ऑन किया गया है, वो है आपका फॉरेंसिक फ़ोटोग्राफी। तो यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स ऑफ फोटोग्राफी और उन एंगल्स के बेसिस पे जो टेक्निक्स आप फोटोग्राफी में अभी के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, फोटो माइक्रोग्राफी या माइक्रो फोटोग्राफी आप यूज़ करते हैं, तो इसके बेसिस पे आपको यहाँ पर अलग अलग टेक्निक्स देखने को मिलती है। इन चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए या प्रॉपर इस चीज़ पे कमांड होनी चाहिए आपकी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 7th यूनिट आती है हमारी ट्रेस एविडेंस और साइबर फॉरेंसिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऐसा कि इसमें एक यूनिट में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो सारे सब टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना। अब जैसे अगर आप सॉइल और पोलन्स की बात करेंगे, सॉइल में आपको जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से उस सॉइल को समझना होता है, तो बहुत डीप में समझने की ये ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है कि ट्रेस एविडेंसेस पे और साइबर फॉरेंसिक्स जो एक इमर्जिंग ट्रेंड हो गया है आजकल,
तो इस वजह से क्या है कि यहाँ से अब ना करंट वाली चीज़ें उठती है, जहाँ पर आपको क्या है कि करंट के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि अभी के टाइम पर क्या चल रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर न्यू लॉन्च हुआ है, या इस तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। तो इस यूनिट को थोड़ा सा हमको किस हिसाब से पढ़ना है, करंट अफेयर्स के हिसाब से, या जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनके हिसाब से हमको पढ़ते हुए चलना है। उसके बाद हमारी जो 8th यूनिट आएगी वो आती है हमारी, बेसिकली क्या होती है यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स होती है। इसमें आपको कवर अप क्या करना होता है, मेजरली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका कवर अप होता है फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स और टायर मार्क्स। ये मेजर यहाँ पर हमारे वर्क करते हैं, ये मेजर हमको इन पे ध्यान देना होता है। बट इसके अलावा भी हमारे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। वो कौन से होते हैं, वॉइस एनालिसिस और बायोमेट्रिक्स। तो वॉइस एनालिसिस, बायोमेट्रिक्स ये भी क्या है कि कुछ करंट सॉफ्टवेयर्स के बेसिस पे चलते हैं, तो इनको हमको वहाँ से समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज़रूरी भी होता है वहाँ से हमारे लिए समझना इन चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो आगे हमारी जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो आती है हमारी यूनिट 9, जो कि हमारी डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के ऊपर जो हमारी ये यूनिट है, इसमें हमको क्या मेजरली फोकस करना है, तो हैंडराइटिंग एनालिसिस में आपके क्लास कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर दोनों पे आपकी कमांड होनी चाहिए। कौन से कैरेक्टर क्लास के आते, कौन से इंडिविजुअल के। सिग्नेचर वेरिफिकेशन करने में आपको कौन कौन से कैरेक्टर्स को ध्यान रखना है। साथ में आपके करेंसी एग्जामिनेशन में कौन कौन से पॉइंट्स आपके करेंसी फीचर्स के, सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। इसके बाद में इंक और पेपर एनालिसिस कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सी फिजिकल मेथड, कौन कौन सी केमिकल मेथड्स का यूज़ करते हुए आप इंक और पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं, ताकि आपको उस पेपर की और उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी का पता चले। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो लास्ट यूनिट आती है वो आती है हमारी यूनिट 10। यूनिट 10 हमारी किस पे फोकस करती है, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन एंड मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन पे। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, मेजरली फॉरेंसिक मेडिसिन पे तो ध्यान देना ही, पर इसके साथ में मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन के तौर पे भी आपको समझना है कि फॉरेंसिक एंटेमोलॉजी को समझते हुए चलना है। साथ में आपको डेंटाइशन पे, जैसे अगर हम बात करें बोन्स की स्टडी पे, जैसे एंथ्रोपोलॉजी पे, टिथ की स्टडी पे जो हम करते हैं डेंटाइशन में, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़ते हुए चलनी है। तो मेजर हमने यहाँ पर ये कवर किया है कि ओवरऑल आपकी ये जो 10 यूनिट है, इसमें आपको किन किन टॉपिक्स को कवर अप करते चलना है। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगी हो या वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगी हो, कोई बात नहीं, फिर से इस वीडियो को देखना। स्पीड में 1.25x या 1.5x पे देखने जाओगे, बहुत ज़्यादा स्पीड में वीडियो हो जाएगी, आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। नॉर्मल स्पीड में इस वीडियो को देखना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेजर अपन ने यही सारी थीम्स को कवर अप किया है। तो इस वीडियो को जब भी आप वापस से डबल देखो या तब भी देखो, तो इनको वापस से पॉज करके समझना कि हमने किन किन चीज़ों पर ध्यान दे दिए। जैसे स्टार्ट की अगर हम बात करें तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को देखा है हमने फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद में हमने लेबोरेटरी एनालिसिस इंस्ट्रूमेंटेशन देखा। फिर बायोलॉजिकल फिजिकल एविडेंसेस के बारे में हमने देखा, जो 7th यूनिट हमारी ट्रेस एविडेंस पे थी। और उसके बाद में हमने यहाँ पर अप्लाइड फॉरेंसिक डिसिप्लिन्स के बारे में देखा, जैसे फायर आर्म्स, टॉक्सिकोलॉजी। फिर उसके बाद में हमारी साइबर फॉरेंसिक्स या फायर इन्वेस्टिगेशन। तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर क्या बोला, अप्लाइड फॉरेंसिक डिसिप्लिन्स, जो डायरेक्ट फॉरेंसिक के नहीं है बट अदर डिसिप्लिन्स यहाँ पर जुड़ के फॉरेंसिक की हेल्प करते हैं। क्योंकि आपको पता है फॉरेंसिक कैसा सब्जेक्ट होता है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के लिए हमारा माइंड भी कैसा होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। 17 तरह से सोचने वाला दिमाग बनाना पड़ता है। ठीक है, ये मेरी कुछ स्टडी टिप्स हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि किसी भी कॉन्सेप्ट को डीपली समझना ज़रूरी होता है, उसको मेमोराइज़ करना ज़रूरी नहीं होता। रटने के पीछे मत भागो। ये चीज़ें मैं जहाँ पर अभी पढ़ाता हूँ, मैं जहाँ पर मैं क्लासेस लेता हूँ, वहाँ पर भी मैं ये बोलता हूँ कि जब तक ये सवाल आपके दिमाग में नहीं लाओगे तब तक आप फॉरेंसिक के स्टूडेंट हो ही नहीं। ये वाई वाला सवाल लाओ और उसके बाद वाई वाला सवाल क्लियर हो जाए तो ये वाला सवाल लाओ हाउ। हर एक क्वेश्चन पे, हर एक पॉइंट पे ये सवाल जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप इस चीज़ को कभी भी अपने अंदर, फॉरेंसिक को अपने अंदर नहीं उतार पाओगे। तो कभी भी कोई सा भी टॉपिक पढ़ो तो ये सवालों को अपने दिमाग में हमेशा रखना। एप्लीकेशन बेस्ड, केस स्टडीज़ बेस्ड हमेशा सवाल ध्यान से समझना, ध्यान से करना, क्योंकि यूजीसी नेट के फेवरेट टॉपिक्स बन गए हैं केस स्टडी, और इन पे वो सवाल पूछते ही पूछते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछते हैं। यूजीसी नेट का एक क्राइटेरिया या एक पैटर्न सबसे अच्छा डिकोड किया गया है 3-4 सालों में, और वो ये है कि यूजीसी नेट धीरे धीरे अपने पैटर्न में क्रोनोलॉजी उतार रहा है। क्रोनोलॉजी ऑलरेडी है, पर अब क्या हो गया है कि लगभग अभी जो जून वाला पेपर था इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको क्रोनोलॉजी वाले देखने को मिले थे। तो क्रोनोलॉजी इतनी बढ़ गई है
ताकि हमको यहाँ पर क्या है कि नेट क्या हमसे डिमांड कर रहा है कि आप उस टॉपिक को स्टार्ट से अभी तक प्रॉपर समझो। स्पेक्ट्रोमेट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन नहीं पूछेगा वो, स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा कि पहले कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी आई, लेटेस्ट कौन सी है, पहले किसने दी, अभी किसने दी, तो इन पे अभी सवाल पूछे जाते हैं। तो इनका ध्यान रखते हुए हमें चलना है। साथ में हमारा और फोकस क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कि बेसिक आपको क्या करना है कि अपने कॉन्सेप्ट की एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ो प्रॉपरली। इसके लिए मैं आपको ये एक एडवाइस देना चाहता हूँ, सबसे पहले सिलेबस को समझो। सिलेबस को एक बार देखने के बाद में क्या करो कि पर्टिकुलर एक एक टॉपिक उठाओ, उसको पढ़ो, उसके PYQ देखो, एक टॉपिक उठाओ, उसको पढ़ो, उसके PYQ देखो, टॉपिक उठाओ, पढ़ो, PYQ देखो। 6 दिन तक यही करते रहोगे, एक टॉपिक एक दिन में, चाहे अभी स्पीड यही है, एक दिन में एक टॉपिक अच्छा वाला बड़ा वाला टॉपिक उठाओ, उसको दिन भर में पढ़ो, शाम को उसके लगभग 50 से 100 PYQ लगा लो। ये करने के बाद में आपके पास क्या हो जाएगा कि जब आपका संडे आएगा, वीकेंड आएगा, वीकेंड में क्या करो कि ये जो 6 टॉपिक्स आपने पूरे वीक में कवर किए हैं ना, इनको प्रॉपर जब आपका संडे रहेगा तो उसमें आपको इन सारे टॉपिक्स का एक मॉक टेस्ट लगाना है। वीकली मॉक टेस्ट अभी लगाओ, जब आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाए तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट लगाओ। यूनिट कंप्लीट होने के बाद जब आपकी कुछ 3-4 यूनिट्स होती जाएगी तो सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना। लास्ट में आते आते आप इतने मॉक टेस्ट लगा कर बैठोगे, इतने PYQ सॉल्व करके बैठ जाओगे कि आपको उसके बाद में पैटर्न देखने के बाद में या कभी भी जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे ना, तो आपको वो जो एक कॉन्सेप्ट आता है ना, जेनजी का एक जो वर्ड है डेजा वू, वैसा लगना चाहिए कि आप जब भी पेपर देने बैठो तो आपको ऐसा लगना चाहिए ये क्वेश्चन तो मैं कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन तो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखो। क्लियर। यहाँ पर बहुत सारे हमारे सामने चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं कि एक तो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टर्म्स होती है फॉरेंसिक्स में, बहुत ही टफ टर्म्स आती है, बट उनको सिंप्लीफाई करके समझो। मैं अपनी क्लास में ये वाला एक पॉइंट ज़रूर देता हूँ। एक तो ये रहता है कि वाई, क्यों पूछना सीखो हर पॉइंट पे, और दूसरा ये बोलता हूँ कि अगर कोई सा वर्ड समझ में नहीं आ रहा है उसको तोड़ो, उसको जितने पार्ट्स में तोड़ोगे ना उतने आसान तरीके से आप उसको समझ पाओगे। उसके साइंटिफिक टर्म्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें सिर्फ दिखती है, जब हम उसको समझने जाते हैं तो हमारे लिए वो सिंप्लीफाई हो जाती है। तो उनको तोड़ के समझोगे तो आपके लिए टफ से टफ टॉपिक भी, टफ से टफ टर्म भी आपको सिंपल लगने लगेगी। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या रहता है कि आपका जो लार्ज सिलेबस होता है उसको देख के आप डरो मत। उसी को जैसे अभी हमने तोड़ा तो आपको कितना छोटा हो गया और कितना सिंप्लीफाई हो गया, ऐसे ही आपको सिलेबस से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी, पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी, हम बैठे हैं ना, हम आपके लिए यहाँ पर हमेशा 24/7, आप जब भी हमको कुछ भी डाउट पूछोगे हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहते हैं, हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। बस आप यहाँ प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना, क्लासेस अटेंड करते रहना, लेक्चर्स देखते रहना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। इसके बाद बस मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपनी यूनिट जो रहेगी, अपनी जो भी एक पर्टिकुलर यूनिट रहे, उस हर एक यूनिट पे मास्टरी हासिल करो, उस पर फोकस करो, उसमें क्लैरिटी लाओ। यही आपके नेट को क्लियर करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपने नेट को क्लियर कर लिया। यही आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है। अब उसके अलावा मैं कुछ सपोर्ट रिसोर्सेस आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है। ये कुछ रिसोर्सेस है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से पढ़ लिया तो सब कुछ हो जाएगा हमारा, नहीं। ऑफिशियल UGC नेट के रिसोर्सेस हमको देखते रहना चाहिए, जहाँ पर हमको सिलेबस, नोटिफिकेशंस, एडमिट कार्ड हमको ugcnet.nta.nic.in पे, इस वेबसाइट पे मिलते हैं। NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे, उनकी आंसर कीज़ भी मिल जाएगी। ठीक है। रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक की बात करूँ मैं अगर, तो BR शर्मा सर की जो फॉरेंसिक साइंस की बुक है उसको आप पढ़ सकते हो। रिचर्ड सेफरस्टीन की जो क्रिमिनलिस्टिक की बुक है उनको आप प्रेफर कर सकते हो। अभी अगर आप दिसंबर नेट को फोकस कर रहे हो और साथ में अपने स्टडीज़ भी चल रही है आपकी, अदर मतलब मास्टर्स भी चल रही है, तो मेरे हिसाब से बुक्स को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देते हुए अपने खुद के नोट्स बनाओ, अलग अलग जगह से, अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ के। और अगर आपको वो मेहनत भी नहीं करनी तो वो मेहनत भी हम कर देंगे, हमारे चैनल पे आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट आपको पिछली वीडियोस में या फिर कहीं पर आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। साथ में मैं आपको लास्ट में प्रमोशनल फॉर्म पे नहीं, प्रमोशनल तरीके से नहीं, बट रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म अपना इसलिए बता रहा हूँ, AP लर्निंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आप इधर उधर दौड़ के घूम के इधर उधर ढूंढोगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेगी जुड़िए, और आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू।
मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अभी तक हमने जो ये सारी चीज़ें देखी है बस इसको दिमाग में रखना, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, मोटिवेटेड रहना, बस मोटिवेशन अपने अंदर रखना कि आप इस चीज़ को कर सकते हो। यूजीसी नेट की सक्सेस आपके पास आने को तैयार है, आपको भी उसके पास तक नहीं जाना, बस अपनी मेहनत सही से करते रहो। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका ओवरऑल यूजीसी नेट का सिलेबस फॉरेंसिक साइंस का, जिसमें हमने उसको जितना सिंपलर फॉर्म में हो सकता था उतने सिंपलर फॉर्म में उसको डिकोड करने की कोशिश करी, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि किस यूनिट में हमको किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। मेरा इस वीडियो बनाने का बिल्कुल उद्देश्य ये नहीं है कि जो मैंने टॉपिक्स बताए वही पढ़ें आप, या जो उसमें बताया हुआ है वही वही सिर्फ पेपर में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ये उद्देश्य है कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, जहाँ पर आपके स्कोरिंग पॉइंट्स होते हैं, स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करना ये सीखना चाहिए, और किस टॉपिक से आप कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही यहाँ पर मकसद था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ में और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट छोटे रहेंगे बट उसी के पीछे डाउट बड़े रहते हैं। तो छोटे कॉन्सेप्ट के जो बड़े बड़े डाउट हैं उनको जल्दी से हम यहाँ से क्लेरिफाई करते रहेंगे। बस इस चैनल से जुड़े रहना। ये मैं नहीं बोलता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करो या तभी आपको मैं पढ़ाऊँगा, आप चाहे सब्सक्राइब, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आगे आपके पास ऐसी वीडियोस आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।